हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, ये ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। ज्योग्राफी में ये 5वां चैप्टर का पार्ट सी हम पढ़ रहे थे। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में इस बुक में, वो टॉपिक कौन कौन सा है। तो देखिए एक बार मेरे साथ, पहला चैप्टर आप मेरे साथ पढ़े थे जनसंख्या, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप पढ़े थे प्रवास, माइग्रेशन। तीसरा पढ़े थे आप मानव विकास, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। और फोर्थ चैप्टर जो पढ़े थे वो था मानव बस्ती, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। और पांचवा जो पढ़ रहे हैं अभी वो है भू संसाधन और कृषि, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ी चैप्टर है, तो इसी वजह से इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर फीडबैक दिया करें, उससे क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहरहाल, ये जो 5वां चैप्टर में मैं अभी आपको बता चुका हूँ अब तक, वो देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है रबी, खरीफ और जायद, इनमें विभाजन। दूसरी बात जो मैं बल दिया कि भारत में कृषि का विकास कैसे होना चाहिए। हालांकि जब मैं ये चैप्टर का समापन कर रहा हूँगा, उस दरमियान में आपको महसूस कराऊंगा कि भारत में कृषि का विकास किस स्तर तक हुआ है और कितना होना बाकी है। किस तरह से नई एजेंडा, नई योजना आनी चाहिए जिससे किसानों की जो आय डबल की बात हो रही है 2022 तक, अशोक दलवाई समिति के द्वारा दी गई सिफारिश को अगर सत्य साबित करना चाहते हैं तो भारत में किस तरह से एमएसपी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भारत में किस तरह से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भारत में किस तरह से सिंचाई व्यवस्था को फुलफिल कराया जाना चाहिए, भारत में किस तरह से ऋण व्यवस्था को किसानों तक पहुँचाना जाना चाहिए, भारत में किस तरह से अनेक योजनाओं को किसानों तक सही मायने में दिया जाना चाहिए। क्योंकि योजनाएं बनती है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो शायद भारत बहुत आगे ना चला जाए, ठीक है। तो इस तरह की अनेक समस्याएं आपको देखने को मिलती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है सबसे पहले वो है गेहूं। गेहूं के बारे में जानना है कि गेहूं क्या होता है, वीट बोल सकते हो आप इसको। देखिए, गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख फसल है। आप पूछोगे पहला कौन सा है, तो कल आपको बता ही रहा था कि फर्स्ट क्या होगा, चावल होगा, राइस या पैडी बोल सकते हो, धान। देखिए, विश्व का 12% एरिया में प्रोडक्शन होता है। हमें भारत के बारे में जानना है और विश्व के बारे में जानना है, तो विश्व का कोरिलेट करके हम भारत के बारे में जानेंगे, ठीक। तो 12% एरिया में विश्व के स्तर पे ये एक रबी फसल है। कल मैं आपको बता ही रहा था कि जब भी कोई क्रॉप आएगा आपके सामने, चाहे रबी हो, खरीफ हो या जायद हो, तीनों को आपको क्या करना है, उसकी विशेषता को सोचना है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ रबी फसल है, इससे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। दूसरी बात, ये शीत ऋतु में होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय का सीधा मतलब है शीत ऋतु। और अगर शीत ऋतु में होगा तो भारत में कब होता है मेरे दोस्त रबी फसल, आपको पता होगा अक्टूबर से मार्च के बीच में, है ना। फिर एक बात समझिए, जब शीत ऋतु में इसका मतलब तापमान कम होगा। और एक बात समझिए, जब शीत ऋतु है तो तापमान कम है तो वर्षा की मात्रा भी क्या होगा, कम होगा। और जनरली उस समय वर्षा नहीं होती, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, भौम जल से सिंचाई करते हैं, अर्थात भूमि की जल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नमी पर्याप्त मात्रा में खेतों में ऑलरेडी होती है और थोड़ी बहुत अगर जल की आवश्यकता होती है, ऐसे में भौम जल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, भारत में स्थिति क्या है गेहूं की। तो भारत में देखिए 85% गेहूं कहाँ कहाँ होता है, पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। लेकिन बोला जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ ज्यादा है। तो देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ है ज्यादा, पंजाब के क्षेत्र में और हरियाणा के क्षेत्र में। मैं आपको अभी से याद दिलाता चलूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज हरित क्रांति। भारत का हरित क्रांति कब हुआ था, भारत का हरित क्रांति क्यों हुआ था, सारा जवाब दूंगा। लेकिन अभी बस इतना दिमाग में रखिए कि हरित क्रांति इसी क्षेत्र में सफल हुआ था क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई की मात्रा की उपलब्धता ठीक ठाक है। क्योंकि पंजाब बोले तो 5 नदियों का आपका क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तीनों कैसा फसल होगा, ये खरीफ फसल है, पहली बात। अब आप अगर खरीफ फसल को समझते हैं तो आप क्या बोलोगे, खरीफ फसल का उत्पादन भारत के स्तर पे कब होता है, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि जून से लेकर सितंबर के बीच होता है। अच्छा, उस समय तापमान भारत में क्या होता है, ज्यादा होता है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होता है, अर्थात पानी की उपलब्धता इन फसलों के लिए ज्यादा होगा। किस क्षेत्र में होगा, शीतोष्ण या उष्ण, डेफिनेटली उष्ण होगा। सारा लिख दो ना भाई, आंसर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये देखिए, खरीफ फसलें, तापमान ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा, भारत में जून से सितंबर के बीच में वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा होगा क्योंकि वर्षा से ही इनको पानी मिलता है, सिंचाई की साधन होता है। अगली बात देखिएगा कि मक्का नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं होता है। मक्का के बारे में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, इधर आएगा। तो अगर मक्का के बारे में आप बात करेंगे तो मक्का नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकी भारत में देखेंगे तो मक्का की मात्रा ठीक ठाक होता है। वहीं अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, शीतोष्ण और उपोष्ण में नहीं। क्यों शीतोष्ण और उपोष्ण में नहीं? क्योंकि शीतोष्ण और उपोष्ण रबी फसल का बात होता है उसमें, तो ये तो रबी नहीं है, ये तो खरीफ है। सो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए ना, हमेशा चीज़ों को आप कोरिलेट कर लेना बस। और अगर किसी एक फसल के बारे में आए, जरूर मैप बनाइए, चिपका दीजिए उसके बारे में, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों की बात होती है। नेक्स्ट देखिएगा दलहनी। क्या बोल रहा हूँ मैं? कई बार आप सुनते होंगे शब्द दलहन, ठीक है। तो दलहन का मतलब कुछ और नहीं होता बल्कि दालें होती है। दाल क्या होता है? एक्चुअली एक प्रोटीन का एक स्रोत होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण से मृदा की उर्वरता बढ़ जाता है। मैं आपको बता ही रहा था कि बीच बीच में जो क्रॉप का रोटेशन कराते हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जब दलहनी पौधा हम लगाते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है। ऐसे में उर्वरा क्षमता मृदा की दलहनी पौधे बढ़ा जाते हैं। तो जरूर क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक। भारत में दाल उत्पादन अत्यधिक होता है, जो कि देखेंगे विश्व का लगभग 20% है मेरे दोस्त। फिर भी दलहनी फसल इतनी मात्रा में होने के बावजूद भारत सरकार कई बार आयात करती है। ये दिल पे चोट पहुंचाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आयात को कम करने के लिए इसका उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और भारत बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। बस एमएसपी की जरूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ भी देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए चना और अरहर प्रमुख दालें हैं भारत में। बाकी भी देखेंगे तो आपको कल बता भी रहा था कि मटर भी मिलेगा, बैतल भी मिलेगा और एक खेसारी होता है वो भी मिलेगा। ये सारी चीज़ों का भी दाल बनाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से देखेंगे तो चना, अरहर, मसूर, बल्कि एक और जोड़ लीजिए, मूंग जोड़ लीजिए, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो चना के बारे में कुछ देखिए। चना सबसे पहले रबी फसल है, क्योंकि आपको पता होगा कि गेहूं जब बुआई होता है उसी समय में देखेंगे चना का भी बुआई होता है, सरसों का भी बुआई होता है। तो रबी फसल है एक, क्लियर है ये बात। दूसरी, जैसे आप रबी समझ गए उसके बाद सारा इसका प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए वर्षा आधारित क्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण वर्षा आधारित होता है। जैसे साउथ में देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना का क्षेत्र में देखेंगे तो इधर बेसिकली वर्षा आधारित होता है। लेकिन इधर का क्षेत्र में देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है बेसिकली। और जैसे ही उपोष्ण बोल रहा हूँ इसका मतलब तापमान थोड़ा कमी है, ठीक है। हरित क्रांति के कारण इसकी खेती में कमी आई है। क्यों भैया? क्योंकि उस समय गेहूं का प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया। इसी कारण से अभी मैं आपको सामने कह रहा था कि इसकी फसल को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन रेट कम होने के कारण हमें आयात करना पड़ता है और ये अच्छी संकेत भारत के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब और समझिए कहाँ कहाँ होता है। तो आप बोल सकते हैं एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना। देखिए जो चीज़ ये मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना होगा तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र दिखा दीजिए, तेलंगाना का क्षेत्र दिखा दीजिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्र दिखा दीजिए, महाराष्ट्र का क्षेत्र दिखा दीजिए और इस तरह से ऐसे बता दीजिए कि इन क्षेत्रों में दलहनी ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र दिखा सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन मेजर रूप से इन्हीं क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अगली बात यहीं पर देखेंगे अरहर की फसल के बारे में। तो अरहर को क्या बोलेंगे? गाँव में देखेंगे राहड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। देश की दूसरी दलहनी फसल होता है अरहर। पहला कौन है? पहला है चना। अगली बात, ये लाल चना या पिजन पी भी से कहा जाता है। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का 2% मात्र होता है, ठीक है। अब देखिए 1/3 अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, वहीं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक खेत में अगर आप लगा रहे हैं तो देखेंगे बहुत सारा इस तरह से पेड़ होता है और इसमें जाकर फाइनली लगता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि उत्पादकता इसका कम होगा। नेक्स्ट देखिए तिलहन। अभी आपको दलहन समझा रहा था, तो नेक्स्ट क्या है आपके सामने? तिलहन। तिलहन का इस्तेमाल बेसिकली खाद ऑयल के लिए किया जाता है। जो खाद्यान्न में तेल वैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए यही बात मैं लिखा हूँ, खाद्य तेल के लिए इसकी कृषि की जाती है। प्रमुख तिलहन की फसलें अगर नज़र डालेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला देखने को मिलेगा सरसों, ठीक है। दूसरा मिलेगा सोयाबीन, तीसरा मिलेगा सूरजमुखी और चौथा मिलेगा मूंगफली। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। एक एक करके आप चीज़ों को समझिए। पहली बात देखिए, राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये सारा इसी में शामिल है। कई जगह अलग अलग नाम बोल देते हैं लोग, राई, सरसों और उसके बाद तोरिया, एक ही बात है सब लगभग, ठीक है। ये भी देखेंगे एक रबी फसल है। तो रबी फसल की जो जितनी विशेषताएं मैंने आपको बता दीजिए। ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये विशेषता है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि इसके लिए पानी की मात्रा कम होगी। आप बोल सकते हो कि गेहूं के साथ जनरली सरसों को लगा दिया जाता है, वहाँ पे मिश्रित कृषि देखने को आपको मिल सकता है।
नेक्स्ट कहाँ मिलेगा, तो मध्य भारत की बात हो रही है और नॉर्थ वेस्ट भारत में हो रही है। तो मध्य भारत का क्षेत्र तो यही है ना मेरे भाई, और नॉर्थ वेस्ट का भारत की अगर बात करेगा तो नॉर्थ वेस्ट का भारत कुछ इधर का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अत्यधिक होता है, ठीक है। और अगर देखेंगे पंजाब में और हरियाणा में तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यही दोनों स्टेट में ज़्यादा है। एक बात और समझिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दलहनी क्रॉप्स की खेती करने वाला है, तो जरूर याद रखिएगा इस एमपी को, जो कि मध्य भारत में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगली बात बताता हूँ आपको सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में। देखिए सोयाबीन और सूरजमुखी मैक्सिमम कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, और कितने परसेंट, 90% अकेले उत्पादन करता है, समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो सोयाबीन होता है आप देखेंगे प्रोटीन की अधिकतम मात्रा इसमें मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खाना चाहिए, ऐसे भी आपको अंकुरित करके खाना चाहिए, विटामिन ई के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है ये, ठीक है। अंकुरित अनाज के लिए विटामिन ई बेसिकली मैं कह रहा हूँ, और बाकी सोयाबीन से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। एक और बात समझिए मूंगफली के बारे में। मूंगफली देखिए भारत में कहाँ होता है और कितने परसेंट में होता है, 18% भारत में मूंगफली होता है। खरीफ फसल, एक्चुअली मूंगफली एक खरीफ फसल है, साथ साथ देखेंगे अब जैसी खरीफ बोल रहा हूँ ये वर्षा आधारित होगा और शुष्क प्रदेशों में होगा। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना के क्षेत्र में बेसिकली ज़्यादा होगा, बाकी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध है या इसका कृषि होता है। कुछ फसल रेशेदार फसलों की श्रेणी में आते हैं, उनको देख लीजिए। बेसिकली आपको दो पढ़ने, एक का नाम है जूट और दूसरे का नाम है कपास, तो दोनों चीज़ आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए रेशेदार फसलें का इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज क्या होता है, कपड़ा बनाने में, थैली बनाने में, बोरी बनाने में, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात जूट के बारे में देखिए, जूट मोटे वस्त्र, थैला, बोरा निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कहीं कहीं सजावटी सामान निर्माण के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात देखेंगे, भारत में मैक्सिमम जूट पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में होता है। 60% उत्पादन देखेंगे भारत में जूट का होता है, और जूट का उत्पादन में भारत पहला स्थान पे आता है, ठीक है। वहीं अगर देखेंगे कि बिहार और आसाम के क्षेत्र में भी जूट का उत्पादन होता है, तो इसका मतलब अगर भारत का अगर बेल्ट को आप समझना चाहेंगे जूट के लिए, मैं आपको एक बार फील कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं बंगाल का क्षेत्र बोला तो इसका मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा इधर का, ठीक है। बिहार का क्षेत्र बोला तो बंगाल का मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा लगभग। हालांकि बिहार का ध्यान रहे, सिर्फ किशनगंज का जो क्षेत्र है ना वही जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बिहार का अगर आप मैप देखे होंगे, मैं आपको एक बार फील कराने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है ना बिहार का, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है क्रॉप्स, किस चीज़ का, जूट का, तो ये बिहार का क्षेत्र में आ जाएगा। बंगाल का क्षेत्र में बता ही रहा हूँ, और ये जो आसाम का क्षेत्र जो बिहार इधर बंगाल से टच हो रहा है उस क्षेत्र में देखेंगे ठीक ठाक मात्रा में होता है। इसका मतलब जूट के लिए जो बेल्ट है वो बेसिकली ये वाली है, क्लियर। अगली बात समझिए कपास के लिए। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। जैसे ही उष्ण कटिबंधीय है, इसका मतलब कपास के बारे में आपको इशारा मिलेगा कि ये कभी भी जब भी इसका उत्पादन होगा तो ये गर्म क्षेत्रों में ही होगा। अगली बात देखिए, देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी उत्पादन होता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश में बादल रहित होता है, मतलब बोल रहा है कि जब कपास पर फूल आता है तो बोला जाता है उस समय बादल का निर्माण उतना ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट बात समझिए, जो इसकी प्रोडक्शन की बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, देन यूएसए, फिर पाकिस्तान और फिर भारत, मतलब भारत का चौथा स्थान है कपास का प्रोडक्शन में। कपास का प्रोडक्शन आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये काली मृदा में होता है, ठीक है। और जैसी काली मृदा पे नज़र डालेंगे तो भारत में काली मृदा जो आपको मिलेगा वो है गुजरात का क्षेत्र और दूसरा है महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है। तो इसीलिए अगली बात बताने वाला हूँ कि भारत में कहाँ होगा, तो गुजरात में। और ध्यान रहे गुजरात में मैक्सिमम कपास होता है मेरे भाई, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। दूसरी बात देखेंगे महाराष्ट्र में, तीसरी बात देखेंगे राजस्थान, चौथी बात देखेंगे पंजाब और हरियाणा। इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, किंतु कुछ केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के एरिया में भी कपास का उत्पादन होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो आपको हमेशा गुजरात बताना चाहिए होगा, ठीक। और भारत में देखेंगे कपास के लिए युद्ध भी हुआ है। जैसे आप दक्कन का युद्ध जब पढ़ेंगे या दक्कन का संघर्ष पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ भी देखेंगे इस कपास के लिए ही लड़ाई होता है, क्योंकि भारत, अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों के बीच में ट्रायंगल ट्रेड हो रहा था उस समय। वो मैं आपको समझाऊंगा इतिहास का टॉपिक जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब। अगली बात देखिए, कुछ अन्य फसलों को मैं टारगेट किया हूँ। वो अन्य फसलों में अगर देखेंगे तो पहला मिलेगा गन्ना, दूसरा चाय और तीसरा कॉफ़ी। पहला टॉपिक आज पढ़ पाएंगे, बाकी ये दोनों हम कल पढ़ेंगे। तो गन्ना
क्या होता है, किस तरह से उत्पादन होता है, कहाँ पे पाया जाता है, किन क्षेत्रों में उत्पादन होता है, भारत में स्थिति क्या है, विश्व स्तर पे स्थिति क्या है, इन सारी सवालों का जवाब अभी मैं आपको देता हूँ। देखिए, उष्णकटिबंधीय फसल है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे उष्णकटिबंधीय बोला हूँ, इसका मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगा। देखिए, वर्षा पर निर्भर करता है, दूसरी बात आ गया। अब सोचेंगे कि भारत में कहाँ होता है, तो भारत पश्चिमी भारत में भी होता है, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और अगर उत्तरी भारत की बात करोगे तो यूपी और बिहार के क्षेत्र में। यूपी में देखेंगे 40% प्रोडक्शन होता है, ध्यान रहे। इसी से संबंधित एक आता है चीनी मिल, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन छठे या सातवें चैप्टर में आपको मिलेगा। तो चीनी मिल अगर बात करा जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। लेकिन गन्ना का उत्पादन करने वाला कौन है, यूपी है। समझ पा रहे हैं ये दोनों बात, दिमाग में ये रखना है आपको। अगली चीज़, विश्व स्तर पे देखेंगे तो पहली स्थान ब्राज़ील का है, वहीं पे दूसरी स्थान इंडिया का आता है। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके सामने अभी बचा हुआ है वो है हरित क्रांति। भारत में कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ, हरित क्रांति का भारत में योगदान कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में कृषि का जो अभी विकास की मैं बात कर रहा था, तो वो हम डेवलपमेंट देखेंगे 1947 के पहले से भी। अंग्रेजों के समय में कैसा था, 47 के समय में कैसा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को कितना तवज्जो दिया गया, उसके बाद कृषि में डेवलपमेंट क्या हुआ, सरकार की योजनाएं क्या है, इन तमाम बातों पे आगामी 2 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। तो जो भी आप इसका पार्ट सी पढ़े थे, पार्ट डी भी आएगा, पार्ट ई भी आएगा, तब समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। और ये पूरी तरह से बहुत शानदार तरीके से मैं कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा फिर हम वहाँ पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को शेयर कर ही रहे होंगे, जरूर करते रहिए। इससे क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट सबको मिलेगा। और मैं चाहता हूँ यार कि वैसे लोगों तक पहुँचूँ जिनको रिसोर्सेस नहीं मिली है, जिन तक संसाधन नहीं है। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, आप खुद भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर ये जेन्यून लगे तो एकदम हाथ जोड़ के विनती है, अगर जेन्यून लगे तो आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर भारत के नागरिक या भारत की जनता समझती है, बुझती है, चीज़ों को अपने नॉलेज में लेती है, तो अपना देश का ही विकास होगा। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है भाई, जो ज्ञान है समाज के लिए अर्पित कर दूं, बस इतनी सी उम्मीद लेकर मैं चल रहा हूं, और कुछ भी नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। ठीक है, धन्यवाद।